ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्रदेश में सियासी खींचतान जारी है। गहलोत गुट, पायलट गुट, इन तमाम चीजों को लेकर के इनका पटाक्षेप कब होगा, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक जेपी शर्मा जी जयपुर स्टूडियो में हैं और उनके साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है जो इस पर चर्चा करेगा। जेपी शर्मा जी, शुक्रिया। जो कुछ चल रहा है उस पर हर आदमी की, हर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर आदमी की नज़र उसके ऊपर है और लगातार घटनाक्रम जिस तेज़ी से बदल रहा है वो ये संकेत देता है कि अभी जो सिलसिला चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम का लंबा चलने वाला है। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेयरमाउंट होटल से, जहां कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की थी और अभी रणदीप सुरजेवाला ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रकाश भंडारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, अभी कानूनवेत्ता एडवोकेट ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं और मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप सभी के बहुत स्वागत के साथ मैं गोवर्धन पहले आपके पास आ रहा हूं, तो बहुत संक्षेप में आपसे जानकारी लेकर फिर मैं अपने गेस्ट पैनल के पास आऊँगा। पहले नोटिस सर्व किए गए और अब एक बार फिर से आमंत्रण दिया गया कि अगर भूल सुधारनी है तो अभी भी गुंजाइश है। नोटिस देने के बाद ये गुंजाइश क्यों दी गई है, गोवर्धन चौधरी? देखिए, ये गुंजाइश देने के पीछे स्ट्रेटेजिक कुछ कारण जिम्मेदार हैं। एक तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हाईकमान की ओर से ये डायरेक्शन थे कि एक बार कम से कम इस तरह का नरम रुख अपनाया जाए जिससे कि शायद कोई जो बचे हुए विधायक हैं, जो बागी खेमे के विधायक हैं, वो कुछ अगर उनका मन बदलता है तो कुछ संभावना बनती है, क्योंकि एक दो भी आते हैं वापस लौट करके तो वो फायदा ही फायदा है। तो ये एक रणनीति इसके पीछे हो सकती है। हालांकि अचंभा इस बात को लेकर के भी राजनीतिक प्रेक्षक जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह खुल करके सचिन पायलट पर हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने का आरोप लगाया, सोने की छुरी तक बता दिया, उसके घंटे सवा घंटे बाद ही रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि सचिन पायलट सहित उनके साथी जो विधायक हैं, परिवार उनका है और परिवार में समय अगर बाद में भी अगर हो तो आया जाया जा सकता है, परिवार में आने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये शायद किसी न किसी तौर पर एक स्ट्रेटेजिक तौर से रणनीति अपनाई गई होगी जिसके तहत इनको एक आमंत्रण दिया जाए। और जो 3 दिन का नोटिस दिया गया है उसमें लग यही रहा है कि पूरी जो कार्रवाई है वो सदस्यता समाप्त करने की ओर होती हुई दिख रही है। ये देश में पहली बार भी होगा कि विधानसभा के बाहर कोई व्हिप के उल्लंघन के आरोप में विधायकों को उनको अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं आप हमारे साथ रहिएगा। प्रकाश भंडारी जी, जैसा गोवर्धन चौधरी कह रहे हैं, ये सही बात है कि मुख्यमंत्री का लहजा बहुत तल्ख था। अब तक वो जो नहीं बोले थे पिछले 1.5 साल में, 2 साल बल्कि पहले और जाए तो सबसे अंदाज तीखा था। हाँ, उनका अंदाज तीखा था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने आकर ये कहा तो सही कि आप अभी भी वापस आ सकते हैं, तो आइए, जरूर, आपका वेलकम है। लेकिन टोन डाउन नहीं थे आज वो, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ही कहा। उन्होंने वो सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नेक्सस बना, कोई डील हुई नहीं हुई, उस तरह की चीज़ों का जिक्र करके कहा कि अभी ये मौका है, आ सकते हैं तो आइए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए, सुरजेवाला जी ने 2 खास बातें बताई। वो ये थी कि सब, एक तो सचिन की उम्र को देखते हुए उन्हें जितना प्रोत्साहन मिला कि उन्हें सांसद भी बनाया गया, उन मंत्री भी बनाया गया और प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया, तो कांग्रेस में जो उनके लिए किया उसकी वो फहरिस्त दे रहे थे। और ये कहना उनका ये था कि कांग्रेस जो है उसमें ने उनको प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए ही कोई कमी नहीं रखी। और जैसे उनकी उम्र थी, उनसे बड़े बड़ी उम्र के भी नेता थे, लेकिन उनको इतना नहीं मिला जितना सचिन पायलट को मिल गया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से, कहीं न किसी हिस्से से कांग्रेस के नेतृत्व के उसमें उनको जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला और जो जिम्मेदारियां सौंपी गई, उसके बावजूद, कहने का अर्थ यही था, उनके बावजूद जो सचिन का खेल था वो पार्टी को रास नहीं आया, पार्टी को उन्होंने नापसंद किया। इसके बावजूद भी जो सुरजेवाला जी बार बार ये कह रहे थे कि अपने घर लौट आइए, अपने घर लौट आइए, और मतभेद होते हैं, आ सकता है, आदमी गुरेज नहीं रखना चाहिए जी। तो ये वापस ये सब कहना जो है कांग्रेस के का जो थोड़ा सा नर्म रुख है वो दिखाता है। और ये है कि थोड़ी सहृदयता से काम, मतलब थोड़ा काइंड हार्टेडनेस जिसको कह सकते हैं, और सारी गलतियों को माफ़ करके, सारी गलतियां जो आपकी बोली राजनीतिक गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां
और जिसमें आप पर मतलब कोई ऐसा बचा नहीं जिसको आरोप नहीं लगा आप पर। ऐसे आरोपों के बीच भी कांग्रेस अगर अपने 19 विधायकों को सचिन सहित वापस बुलाती है तो ये एक राजनीतिक पार्टी की एक बहुत बड़ी उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उदाहरण से बड़ा संदेश मुझे लगता है प्रकाश भंडारी जी जी कि पार्टी इस बात का पूरा एहतियात पहले दिन से बरत रही है कि कहीं ये मैसेज नहीं चला जाए कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की परवाह नहीं की और वो छोड़कर चले गए और पार्टी ने नुकसान भोगा, वैसा सचिन पायलट के मामले में कोई तोहमत सुनने को मिले। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की एहतियात सचिन पायलट की तरफ से भी दिखाई दे रही है। आज 3 दिन 4 दिन हो गए इस घटनाक्रम को परवान पर आए हुए, लेकिन सचिन पायलट की खुद की तरफ से कोई तल्ख बयान अभी तक नहीं है, बल्कि बयान ही नहीं आया। एक लाइन उन्होंने लिखी खुद के ट्विटर हैंडल पर कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे जिसको अंकित कर लिया जाए और ये कहा जाए। यानी कोशिश उधर से भी ये है कि अगला कदम उनका जो भी वो उठाएं वो ऐसा लगे कि पार्टी ने जब निकाल दिया, उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया, प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हटा दिया, नोटिस भी दे दिए उनके समर्थक विधायकों, तो उनके पास क्या चारा था। इसलिए उनको अपना अगला कदम उठाना ही था, चाहे वो भाजपा में जाए चाहे अपना तीसरा मोर्चा बनाए। तो यानी इस बात को लेकर दोनों ही तरफ से बहुत एहतियात बरती जा रही है कि क्या मैसेज जाता है उनके कदम से। प्रकाश भंडारी जेपी जी, इस जो सुरजेवाला जी का जो आखिरी कथन था उसके बाद ये मालूम पड़ा कि सचिन पायलट जो अपने विधायकों से मिलने होटल पहुंचे हैं, अगर ऐसी सहृदयता जो काइंडनेस है जो जेस्चर जो दिखाया है पार्टी ने आईसीसी ने, उसके बाद सचिन पायलट अपनी ओर से तो ये कह सकते हैं विधायकों को कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं, और समझाइश की जहां बात है वो मिल बैठ के की जा सकती है। सचिन पायलट जी का अपना स्टैंड चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह 19 विधायकों को आज़ाद करने की स्थिति में है, ये बात भी सोचनी चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, एल्डरली जेस्चर के तौर पर ये बातें सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अब कड़वाहट इतनी हो चुकी है, ये संभावना आप बेहतर समझते हैं, आपका लंबा तजुर्बा है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा को तो हरा कर मैं सत्ता में लाया हूं अपनी पार्टी को, उस पार्टी में कैसे जा सकता हूं। तो शायद इसको काउंटर करने के लिए ये जेस्चर दिया गया है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो नोटिस की अभी गोवर्धन चौधरी ने भी कही, नोटिस को लेकर जो बात है, एक एजेंट साहब, इस बात को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस विधानसभा के अंदर, विधानसभा में वोटिंग के दौरान जो व्हिप जारी किया जाता है, उस व्हिप की वैधता को सब जानते हैं। ये जो पार्टी के विधायक दल की बैठक में नहीं आने को लेकर याचिका शिकायत के तौर पर लगाई गई और उस पर नोटिस भी जारी किए गए हैं, ये कानूनी मोर्चे पर कहाँ ठहरते हैं? एक एजेंट साहब, देखिए, इस पूरे ड्रामे को अगर आप देखें तो ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस साइट पर जो कानूनी एजेंसियां जिसके पास है उसका कानून के विपरीत दुरुपयोग किया जा रहा है। शुरुआत जो 19 विधायकों को नोटिस दिया गया है उसको लेकर करते हैं। भारतीय संविधान का शेड्यूल 10 जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, उसको बनाया गया है। उसकी धारा 2 यह कहती है कि सदन में के संबंध में पारित पार्टी या पार्टी के किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं करना या मतदान से विरत रहना डिस्क्वालिफिकेशन को अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त होता है। जी। एक होटल में या एक किसी घर पर अगर पार्टी की व्हिप जारी करके कोई मीटिंग बुलाई गई है तो उस व्हिप को, क्योंकि उसमें कहीं भी नहीं है ये अनुच्छेद जो शेड्यूल 10 है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सदन के बाहर भी अगर कोई व्हिप जारी होता है तो बाइंडिंग होगा। और बाय द वे अब तक इस मामले पर कोई कानूनी दृष्टांत भी नहीं आ पाया। ये मैटर अभी तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कभी गया भी नहीं है। हाँ, कुछ राज्यों में जिस तरीके से कि विधानसभा और लोकसभा और इसके संसद के लिए कानून बनाया गया, संविधान में संशोधन करके जिसको डाला गया, इसके ही समकक्ष कानून बनाए गए हैं। जैसे कई महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी, कुछ स्टेट में वहाँ की जिला पंचायत और जिला परिषदों, नगर परिषदों के बारे में भी एंटी डिफेक्शन कानून उन्होंने बनाए हुए हैं। जी, वहाँ पर कई कुछ मामलों में ये स्थिति पैदा हुई है कि जो व्हिप जारी किया गया था पर वो उन कानूनों के तहत है।
इसका अनुच्छेद, इसका शेड्यूल 10 के अनुसार जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है, इसमें कहीं भी नहीं है। तो इसलिए जब चीफ विप ने, विप जैसा कोई शब्द न तो संविधान में है और न शेड्यूल 10 में, यहाँ के पार्टी के निर्देश या पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के निर्देश, जिसे हम चीफ विप कहते हैं। तो प्रथम दृष्टया ही ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये मेरे विचार से तो कानून के विपरीत और ताज्जुब की बात है जी कि जो जारी किया है वो जारी करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर है, जिसे सेक्रेटरी असेंबली लगाया हुआ है। मुझे तो ताज्जुब है कि मान लीजिए अगर स्पीकर ने कोई गलत आदेश दे भी दिया था राजनीतिक कारणों से, तो उस डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी को तो अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी, जिसके लिए लगाया गया है कि मैं कानूनन इस तरीके के नोटिस जारी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जैसे एसओजी में देशद्रोह की धारा में अपराध दर्ज किया गया। जैसे अचानक एक 8 साल पुरानी शिकायत को लेकर ईडी जाग गई और ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी, या अचानक इनकम टैक्स सारे के सारे छापे मारने के लिए चला गया। तो ये लग रहा है कि ये प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं और संवैधानिक जो मूल्य हैं, उसकी खुली धज्जियां सब तरफ से उड़ाई जा रही हैं। स्पीकर एक निष्पक्ष होना चाहिए, और इसमें जो हमारे जो शेड्यूल 10 है, इसमें यह भी लिखा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यदि स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनने के बाद पार्टी छोड़ देंगे जी, तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए माना गया है कि वो इंडिपेंडेंट होंगे। पर अब सब जगह, चाहे कर्नाटक में हुआ हो, चाहे राजस्थान में हुआ हो, चाहे केसरीनाथ त्रिपाठी ने मायावती के मामले में उत्तर प्रदेश में किया था, जो 1/3 का नियम था, पर स्पीकर पूर्ण रूप से पार्टी की तरीके से काम कर रहे हैं। निष्पक्ष न्यायाधीश जो कि संविधान मानता है विधानसभा के मामले में, वैसे काम नहीं करते। चलिए मैं वापस आता हूँ, तकनीकी बातों को फिर से समझूंगा आपसे, लेकिन मनीष पारिक साहब, आपके लिए मुस्कुराने की गुंजाइश कहाँ बचती है? चारों तरफ से तोहमत तो आप झेल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने, लोग नहीं, कांग्रेस कह रही है कि सचिन पायलट ने आपके साथ मिलकर के तमाम व्यूह रचना रची है, और सचिन पायलट आज करेंगे भाजपा को तो हरा करके मैं भाजपा में कैसे जाऊंगा, और आपकी पार्टी के अंदर से चिंताएं उभरने लगी हैं कि अगर आ गए तो हमारा क्या होगा। नहीं, जो जिनसे कंट्रोल नहीं है, जिनके 20 विधायक कंट्रोल में नहीं है, अच्छा, तो वो तो यही बोलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये दायित्व है कि अपने आंतरिक उसको सामंजस्य को बनाए रखें। वो लीडर किस बात के हैं? वो लीडर इस बात के हैं कि जितने विधायक जीत कर आते हैं वो उसको नमस्कार करते हैं, वो उसके नेता हैं। अभी उसके नमस्कार ही नहीं कर रहे हैं, वो उसके नेता ही नहीं है, तो जो कुछ कह रहे हैं वो बेमानी है। एक दूसरी बात, सुरजेवाला जी ने कहा कि उनको कुछ भी इतना दे दिया, इतना दे दिया, वो तो ले लिया, जितना दिया था वापस ले लिया, उसके बाद भाषण दे रहे हैं। ये बिल्कुल विरोधाभासी बात है। दोनों बातों में मैंने आपको कहा, माननीय अशोक गहलोत जी का विरोधाभास है कि अपने ही विधायक कंट्रोल नहीं हुए, होटल में जाके बैठे हैं कहीं पे बाहर चौराहे पर, पुड़िया तुल गई वहां पे, और अब कह रहे हैं कि ये पैसे ले रहे हैं, ये तो यही बोलेंगे। दूसरी बात ये है, आप टाउन प्लाजा में क्या करने गए थे? नहीं, वो अगर चौराहे पर बैठे हैं तो आप टाउन प्लाजा में क्या कर रहे थे? राज्यसभा चुनाव के दौरान सावन के झूले पड़े हुए, झूले झुलाए जाएंगे। राजस्थान में सुराना साहब, राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा मिलता है पूरे भारत में। राजस्थान में बिजली सबसे महंगी मिलती है। यहाँ पे किसानों को मिला नहीं मुआवजा, यहाँ पे बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, और यहाँ पे पनीर पकौड़े खा रहे हैं। पिछले 10 दिन वहां खा के आए थे, अब 10 दिन यहाँ खाएंगे, और हम तमाशे देखे बैठ के। और आप ये चाहते हैं कि सामंजस्य बनाए रखें। अब सुनो, जरा से 10-15 ही कम रह गए। वो लोग वो ये कहते रहे कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी थैली का जादू कर्नाटक में चल गया, मध्य प्रदेश में चला, अब राजस्थान नहीं चल पाया, तो आपको खेद है। नहीं, कोई जादू नहीं है। कहा वो जो छापे पड़े हैं, थैलियों का जादू का ब्यौरा बाहर आ जाने दीजिए, आपको आपकी धारणा बदल सकती है भंडारी जी। वो जो छापे पड़े हैं ना इनकम टैक्स के, जिन जिन लोगों के घर पे क्या क्या बरामद हुआ है, वो जब ओपन आएगा ना, तब आपकी धारणा बदल जाएगी। धारणा बदल जाएगी, लेकिन धारणा इसलिए पुख्ता हो रही है मनीष जी इस बात को लेकर के कि आपका कहीं ना कहीं इस मामले के पीछे हाथ है, क्योंकि आपके बगल में बैठे हैं एडवोकेट ए के जैन। 8 साल पहले ईडी में जिस मामले की शिकायत दी थी, उसकी तारीख, उसकी जांच की, उस मामले में कार्रवाई करने की 13 जुलाई कैसे तय हुई? नहीं, ये तो वही बता सकते हैं ईडी वाले। 7 साल बाद कैसे तय हुई? लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ये जो विधायक कह रहे हैं, तो ये जो विधायक का वीडियो बाहर आया है कि मेरी कार की चाबी ले ली, मुझे यहाँ पे बंधक बना रखा है, उसके बारे में क्या है? सामने आंखों दिख रही है, आपकी पार्टी बात नहीं कर रहा है।
और ये बातें अब करें तो कि चिंता ईडी इस क्यों बात कर रही है। की- छापे का मुहूर्त ही आपकी पार्टी निकाल के दी। मनीष जी, आप इस आरोप को खारिज तो करो ही। कर रहा है सुनो। कि मेरी गाड़ी की चाबी ले ली और मैं उनको वोट नहीं दूंगा, मनीष तो पारिक इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर, आप इसकी भी चिंता करिए कि पेट्रोल बहुत महंगा है, बाकी सब मुद्दे भी देखिए, और बीटीपी विधायक की गाड़ी की जो चाबी है वो भी एक गंभीर कंसर्न आपका होना स्वाभाविक है, इस वक्त होना ही चाहिए। और इसको खारिज भी करिए कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की चिंता भी करिए कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट अगर 3 दिन से 4 दिन से चुप बैठे हुए हैं, अगले कदम का उन्होंने ऐलान नहीं किया है, तो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का और डिप्टी सीएम का पद गंवाने के लिए तो उन्होंने कदम बढ़ाया नहीं था। कुछ ना कुछ उनके पीछे सहारा है, जाहिर तौर पर वो सहारा क्या हो सकता है, उस मामले का पूरी कवायद का रणनीतिकार कौन हो सकता है, वो स्वाभाविक रूप से आप ही हो सकते हैं। और आपके यहाँ चिंता इस बात को लेकर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ठीक है, अकेले थे पूरे सिंधिया परिवार में, वो और उनके पिता जो कांग्रेस में थे, बाकी सारी जो पृष्ठभूमि थी वो नागपुर वाली थी। यहाँ तो राजीव गांधी ही राजेश पायलट को लेकर आए थे कांग्रेस में। तो इस बात की भी चिंता है कि अगर सचिन पायलट आ गए तो कैसे सामंजस्य बैठेगा बाकी जो शक्ति के केंद्र है उनके साथ में। मनीष पारिक साहब, इस तरफ नहीं है क्या चिंता? नहीं, मैंने आपको कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बात। दूसरी बात ये जो कहा कि कर्नाटक में हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, बीजेपी कभी अपना मैंडेट लूज नहीं करती है, बहुमत बढ़ता जाता है, क्योंकि हम चाइना को परास्त करते हैं, अकेला थकेला छोड़ते हैं, पाकिस्तान को अकेला अलग पटक देते हैं, 370 हटाते हैं, राम मंदिर बनाते हैं। तो जो एजेंडे वाले लोग हैं, जनता वाले लोग हैं, वो समर्थन हमारे साथ खड़ा रहता है, इसलिए कांग्रेस हमसे डरती है। उसके एक एक स्टेप से उसके 4 वोट कम होते हैं, हमारे एक एक स्टेप से हमारे वोट बढ़ते हैं। एक बात, जहां तक पॉलिटिकल बात है। दूसरी बात, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम हमारे डेमोक्रेसी का जो हमारा दायित्व है वो पूरा करेंगे, अगर ये विषय हमारे पास में लाया जाता है संज्ञान में तो उस पर कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे और आगे फैसला करेंगे। संसदीय दल जो है वो ये फैसला करेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि जो ये कांग्रेस के 25 विधायक हैं या 20 विधायक हैं वो हवा में झूल रहे हैं, ये भी डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। उसको हम चिंता जाहिर नहीं करें। पहले 11 दिन ये क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे, और जब सब वो इनके कैंडिडेट जीत गए उसके बाद भी ये आदमी बाहर छूट के जा रहे हैं। इनके अंदर असंतोष फैला पड़ा है और उससे बचने के लिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि ये सब हमारे पास सबूत है, ये है, वो है। उसके बावजूद भी हम धीरज बना के रखे हैं और हम ये कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ है सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, आता हूँ मनीष जी आप वापस आपके पास। इस बीच एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट के विमान का टेक ऑफ तो हो गया है, लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग नहीं हो, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो, सेफ लैंडिंग हो, इसके लिए पायलट क्या कर रहे हैं ये बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अब क्या करेंगे सचिन पायलट? इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। पायलट प्रोजेक्ट में अगला कदम क्या? बीजेपी नहीं तो फिर आगे क्या? सवाल यही है जो सूबे में जारी महाभारत के बीच हर किसी के जेहन में है कि आखिर अब सचिन पायलट क्या करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो 5 विकल्प। विकल्प नंबर 1, कांग्रेस में ही रहें सचिन पायलट। पार्टी के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप के जरिए सम्मान हासिल करें, अपने हमउम्र साथियों के जरिए आला कमान पर दबाव बढ़ाएं। पहला विकल्प ये कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप यानी कि अपने हमउम्र नौजवान नेताओं के जरिए कांग्रेस में सम्मानजनक जगह के लिए बार्गेन करें। दरअसल कांग्रेस के अंदर जतिन प्रसाद, प्रिया दत्त, दीपेंद्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा जैसे कई युवा नेता हैं जो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मान सम्मान मिले और वो कांग्रेस में ही बने रहें। इस संकट की घड़ी में उनके साथी कांग्रेस आला कमान पर दबाव डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 2, पार्टी में रहकर ही काम करते रहें। अपने समर्थन में 25 विधायकों को जुटाएं, सही समय का इंतजार करें और फिर अपने पत्ते खोलें।
दूसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर के ही तब तक काम करते रहे जब तक उनके पास अशोक गहलोत की बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 25 या 25 से पार न चली जाए। तब जाकर के ही सचिन पायलट अशोक गहलोत से अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट खेमे के 19 विधायकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन में नोटिस जारी कर दिया है। यानी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को सदस्यता और विधायक के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। विकल्प नंबर 3, कांग्रेस से अलग संगठन या मोर्चा बनाएं। सचिन पायलट उस संगठन की अगुवाई करें। फिलहाल इसी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है। अब आगे यह भी हो सकता है कि सचिन पायलट और उनके साथ गए हुए बागी विधायक अपनी विधानसभा और पार्टी की सदस्यता की परवाह नहीं करें और कांग्रेस से अलग होकर कोई संगठन या मोर्चा बनाएं और सचिन पायलट उसकी अगुवाई करें और बाद में कांग्रेस को चुनौती पेश करें। क्यों नहीं सचिन पायलट अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना अलग रास्ता तय करें। राजस्थान में करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट अपना प्रभाव रखते हैं। खासकर गुजर बहुल सीटों पर तो पायलट अपने उम्मीदवार को जिता ही सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के मीणा सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। इसके अलावा उनके पास दीपेंद्र सिंह जैसे राजपूत नेता हैं और विश्वेंद्र सिंह जैसे जाट नेता भी, जो संगठन को बड़ा करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान का इतिहास देखें तो यहाँ 2 पार्टियों की सियासत ही नजर आती है। विकल्प नंबर 4, बीजेपी में जाएं सचिन पायलट। हालांकि पायलट इस विकल्प को नकार रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। चौथा रास्ता बीजेपी का है, जिसे सचिन पायलट नकार रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। ऐसा हो सकता है कि पायलट अपने साथ गए विधायकों को समझाएं कि बीजेपी में उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके साथ वो बीजेपी में चले जाएं। लेकिन इसमें संकट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग सचिन पायलट के साथ हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते। विकल्प नंबर 5, सरकार गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर लें। विधायक पद से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़े। पांचवा और आखिरी संभावित ऑप्शन ये है कि सचिन पायलट किसी भी तरीके से सरकार को गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर ले और अपने अपमान का बदला ले लें। फिर विधायक पद से इस्तीफा देकर वो दोबारा चुनाव लड़ें। यानी अभी सचिन के पास कई विकल्प हैं, पर किस विकल्प को सचिन पायलट चुनते हैं, किस राह की ओर निकलते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ सचिन को ही पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एक एजेंट साहब, अभी जो सारी बातें चल रही हैं, इनमें बातें ही बातें होना ये सब अलग बात है, और विधानसभा की फ्लोर पर जाकर क्या होना है वो एकदम दूसरी चीज़ है। बागी खेमे के सामने क्या तकनीकी तौर पर यह उलझन नहीं है कि वो बातों में तो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, वो बयान जारी कर सकते हैं, ट्विटर पे, मीडिया पे, एजेंसीज को दे सकते हैं, लेकिन वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई कदम उठाना चाहें तो वो कदम क्या है, खासतौर पर विधानसभा में जाने के बाद? देखिए, विधानसभा में जाने के बाद जो भी कांग्रेस के सिंबल पर जीत के आए हुए विधायक हैं, हाँ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हाँ, एक्सेप्ट कि वो जो व्हिप जारी हुआ हो उसकी वो पालना करें, और यदि व्हिप की पालना वो नहीं करते हैं तो वो अपनी विधानसभा की सदस्यता खोएंगे। यानी इन आइदर केस उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है, सदस्यता निश्चित रूप से जानी है। और क्योंकि जहां कर्नाटक में भी आप देखें, मध्य प्रदेश में भी आप देखें, वो विधायक सब इस चीज को जानते थे कि अगर फ्लोर पर जाकर वोटिंग किया तो हम व्हिप का वायलेशन नहीं कर सकते, व्हिप का वायलेशन करेंगे तो हमारे वोट की कोई वैल्यू भी नहीं होगी और सदस्यता हमारी जाएगी। इसलिए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कई बार ये राइडर लग जाता है कि आप आगे के चुनाव से डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो इसलिए रास्ता इस्तीफे देने वाला चुना गया था उसमें कुल मिलाकर।
और यही कारण रहा था कि अब जो ये हैं, इसीलिए अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और विधायकों पर जारी होता है, व्हिप जारी होता है, तो वो या तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट दें या विधानसभा की सदस्यता खोएं। पार्टी का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जहां 1/3 सदस्य पार्टी का विभाजन कर सकते थे, संशोधन के बाद उसमें यह कर दिया गया कि 2/3 सदस्य जो विधायक दल है उसके 2/3 सदस्य अलग होकर अलग पार्टी बना सकते हैं, या यानी अलग पार्टी तो नहीं बना सकते, किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं दूसरी, और अगर वो कोई नई पार्टी बन गई तो उसमें भी वो मर्ज हो सकते हैं। तो 2/3 विधायक तोड़कर पार्टी अलग हो सकती है, और यह आपको व्हिप मानना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा सदस्यता बचाने का नहीं है। मतलब टेक्निकली बागी खेमा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाने की स्थिति में नहीं है। फ्लोर टेस्ट तक इस पूरे घटनाक्रम को नहीं ले जा सकता, टेक्निकली है ना। और सरकार खुद क्यों चलाकर फ्लोर टेस्ट में जाएगी? आखिरी विकल्प जो बचता है वो मनीष जी की पार्टी के पास बचता है कि आप मांग कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट की, वो भी तमाम तथ्य और दस्तावेज देकर। वो आप करेंगे नहीं मनीष जी, वो आप लगातार मांग तो कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, उससे पहले नैतिकता का तकाजा है कि फ्लोर टेस्ट करना चाहिए, लेकिन केवल नैतिकता के तकाजे के लिए तो सरकार फ्लोर टेस्ट पे जाएगी नहीं ना मनीष जी। नहीं, बात तो यही है जैसा A.K. जैन जी ने साहब ने कहा कि वो 30 जने इस्तीफा देते हैं अगर, तो वो संख्या 170 हो जाती है। तो 170 में से बहुमत होना चाहिए, उतना बहुमत उस समय होता है, तो जब उसका समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है। जो फ्लोर टेस्ट है वो भी इस्तीफा देने के बाद जो कम बचे हुए लोग हैं उसमें बहुमत प्राप्त इस्तीफा देने के बाद की बात होगी ना प्रकाश भंडारी जी, लगता है क्या कि अभी इस्तीफे जैसे नहीं है होने वाली है? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए कहना बड़ा मुश्किल। एक आप बराबर देखिए कि सुरजेवाला जी का बार बार यह आह्वान, उस पर क्या विचार कर रहे हैं सचिन जी, या 19 विधायकों के बीच में भी बैठे हैं शायद। तो ऐसी स्थिति है कि जैसे जैन साहब ने बताया कि कानूनी स्थिति कैसी है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फिर सदस्यता भी खोते हैं, तो न माया मिली न राम, तो वो किस वजह से बैठे? ये जो नया जो सुरजेवाला जी का बार बार कितनी संभावना है उन सारी चीजों से बचाने के लिए, वैसी स्थिति से बचाने के लिए, एक बार सारे उनके जितने जो अपराध हैं, जितने जुर्म हैं, उन सबको माफ करने के लिए भी मेरे समझ में कांग्रेस तैयार बैठी है। उसको उन सबको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, उनको आप ये कहना चाह रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके लेकिन क्या इस बात की कितनी संभावना है कि उनकी चुप्पी, उनका अपने आप को रोक कर रखना और वेट एंड वॉच करना किसी लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो? प्रकाश भंडारी जी, देखिए ऐसा है कि वो उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि इन सब स्थितियों में ये सारी बातें वहाँ भी पहुँच रही हैं। इन स्थिति में वो 19 विधायक हैं, 19 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, थोड़ा सा मन का उनका विचार भी अलग अलग होगा। वो अपना भविष्य भी तो देख रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे नेता का जो उनका जिस नेतृत्व के साथ वो लगे हुए हैं, जिस सचिन पायलट के साथ वो गए थे, वो कहाँ जा रहे हैं इनका ही पता नहीं है। ठीक बात है, ये भी है। और जब ये कह रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं, वो खुद ही बोलते हैं बीजेपी में नहीं जा रहा, तो कहाँ जा रहे हैं? भाजपा में नहीं जाकर, जो कि हाइपोथेटिकल सी बात लगती है, अगर भाजपा में नहीं जाकर वो इस्तीफा देते हैं तो उनको अगला चुनाव भाजपा से भी लड़ना है और कांग्रेस से भी लड़ना है, और फिर जीतकर वापस विधानसभा में आना है अगर सदस्यता पानी है तो। बड़ा मुश्किल लगता है। इस बीच गोवर्धन चौधरी, जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें थी वो अपुष्ट खबरें थी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होना है कल, या वो बात पीछे छूट गई है? नहीं, वो बात अब पीछे छूट गई। अभी स्ट्रेटेजी के तहत वेट एंड वॉच की स्थिति है। इस पूरे जो सिचुएशन चल रही है, जो राजनीतिक संकट चल रहा है, ये कम से कम जब तक स्टेबल नहीं हो जाए तब तक अभी वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, हर कोई पद लेने के लिए अपने लालसा रहती है सबकी, और क्या गारंटी है उसके बाद भी कि अगर 2-4 भी इस तरह से बगावत का झंडा उठा लेते हैं तो फिर आगे स्थितियां संभालना उतनी आसान नहीं रहता है। तो फिलहाल कुछ समय के लिए
हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हो, लेकिन कुछ समय के लिए, सप्ताह भर तक के लिए उस पर एक बार पुनर्विचार करने के बारे में कांग्रेस हाईकमान और सब विचार कर रहे हैं कि जल्दबाजी ठीक नहीं है। वो स्थितियां देख करके, तेल देखो तेल की धार देखो वाली सिचुएशन है, उसको देख करके आगे कदम उठाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि और अभी जो रणदीप सुरजेवाला ने कोई बड़ा फैसला, एक फिर से एक फ्रेंडली जेस्चर, एक फैमिली जेस्चर दिखाया सचिन पायलट खेमे को, उसकी कुछ वजह समझ में आई? वहां कुछ बात हुई इस तरह की? नहीं, देखिए, ये जरूर दिखावे के तौर पे एक राजनीतिक रणनीति जरूर हो सकती है कि देखिए हमने अंत तक उनको आने का न्योता दिया लेकिन वो माने नहीं। रीजन ये होता है कि देखिए राजनीति में बागियों के साथ स्वाभाविक तौर से जनमानस की एक भावना जुड़ती है, तो उस जनमानस की भावना को बैलेंस करने के लिए हो सकता है इस तरह का ये जो मूव है वो चला गया हो। लेकिन जिस तरह पार्टी ने जो कदम उठाया है, और मेरे जो कांग्रेस के सूत्र हैं जो बड़े उन पे विश्वास किया जा सकता है, उनका ये कहना है कि पार्टी अंदर खाने इन 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट तलाशने का काम शुरू कर चुकी है। मतलब पार्टी ये मान चुकी है कि हमें चुनाव में जाना है इन 19 सीटों पर। तो ये जो नोटिस दिया गया है, इसमें मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। देश में भले पहली बार हो, भले कोई नैतिकता की बात उठे, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये नोटिस हमने कांग्रेस पार्टी ने जो याचिका लगाई है वो बेवजह नहीं लगाई है। तो 17 तारीख का इंतजार करना होगा। अगर सुप्रीम बिल्कुल कल अगर सुप्रीम कोर्ट, हालांकि एक जानकारी ये भी आ रही है कि उनमें से कुछ विधायक हैं वो सुप्रीम कोर्ट परसों तक इनको इस सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है गोवर्धन। एडवोकेट एकेजन साहब, इसको केवल 3 दिन का जो समय दिया गया है, अब इसके 2 पहलू हैं। 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देना एक अलग तरह की अनुशासनहीनता माना जाएगा, जैसा उसमें कहा गया कि एक तरफा फैसला लेने के लिए अधिकृत होंगे। अब या तो 3 दिन में ये सारे विधायक अपनी बाड़ेबंदी छोड़ करके यहाँ आएँ और जवाब दें। जो भी जवाब है कानूनी तौर पर हो सकता है कि वो सही जगह ठहरते हों। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये तो है, पर मेरे ख्याल से इस रास्ते को अडॉप्ट करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में जाना ज़्यादा ठीक समझेंगे कि वहाँ जाकर जो स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं उसको रुकवाया जाए। क्योंकि आप इसका इतिहास देखें, पिछली बार बीएसपी का मर्जर, तथाकथित मर्जर कांग्रेस के अंदर किया गया और उसको तय करने में पूरी 5 साल लग गए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके चला गया, नहीं हुआ। इस बार बीएसपी का मर्जर का मामला अब तक लंबित है, अब तक तय नहीं हुआ है, और इस मामले में 3 दिन में। तो ये सीधा सा ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां स्पीकर के पद को एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए न्यायाधीश के समकक्ष माना है विधानसभा की स्थितियों के बारे में, उसे सर्वोच्च सत्ता दी है, वह दूसरी ओर से प्रैक्टिकली वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन परिस्थितियों में यह नहीं लगता कि वो यहाँ आकर जवाब देंगे, जवाब देने के बाद भी रिजल्ट जाता है। तो पहला ऑप्शन मुझे लगता है कि उनमें से कुछ आदमी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाकर, क्योंकि ये अपेरेंटली गलत ऑर्डर है, ये नोटिस अपेरेंटली गलत है, कोई व्हिप विधानसभा की कार्रवाई के लिए जारी नहीं हुआ, और ऐसी स्थिति में ये जो आदेश है ये इसके आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई प्रथम दृष्टया नहीं किया जा सकता। ठीक है, भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप बोलिएगा। देखिए, जो जैन साहब ने जो दलीलें पेश की वो बहुत मजबूत हैं, और सबसे इसका कानूनी पक्ष जो है वो अभी उसका अंदाज नहीं हो पा रहा है हमें। लेकिन जैन साहब का जो कहना कि साहब ये व्हिप जो है ये सिर्फ विधानसभा की तक ही सीमित है, और जैन साहब ने करीब करीब ये भी कह दिया कि इस पे पूरे जो नोटिस दिया गया है इस पर भी आपका प्रश्न चिन्ह है। ऐसी स्थिति के अंदर जो सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं वो मैं समझता हूँ वो 19 विधायक और उनके नेता सचिन हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये उन्हें एक स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे दायरे में रख करके फंसाया गया है कि आपको, सबसे बड़ी बात है, आपको कहते हमें अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हमें कुछ हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा असम्मान हो रहा था, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। अब वो विधायक जो है इन सबको तो भूलेंगे, सुप्रीम कोर्ट और ये मौके में जो परिस्थितियां बनी हुई हो, हिकमत अमली जिसको कहते हैं,
वो यही होती है शायद। 2005 का उदाहरण हमको याद है बिहार का, जब सरकार को गलत तरीके से गिराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना, तब तक चुनाव हो चुके थे और दूसरी सरकार आ चुकी थी। ये संभव नहीं था कि दूसरी जो सरकार चुनकर आई है उसको बर्खास्त करके पहले वाली सरकार को बहाल किया जाए। तो देरी से मिला हुआ न्याय किसी मतलब का नहीं है, इसलिए परिस्थितियों में जो हो जाए सो बेहतर है। शायद इसी का फ़ायदा सिस्टम उठाता भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए। गोवर्धन चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।